नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज आपने देखा होगा कि वही वाली गोदी चैनल्स जो हैं, गोदी मीडिया बहुत एक्टिव हो गए हैं, बड़ी चिंता में हैं क्योंकि देश के एक पुलिस अफसर पर आरोप लगे हैं। देश के पुलिस अफसरों पे तो बहुत आरोप लगते हैं, आप भी जानते हैं कि पुलिस वाले किस प्रकार से काम करते हैं, मगर मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र की। देख रही हूं कि किस प्रकार की हड़बड़ाहट है, किसमें देवेंद्र फडणवीस, वही 3 दिन के जो बने थे मुख्यमंत्री और उन्हें हटना पड़ा था, याद है ना? रात के अंधेरे में किस प्रकार से पूरी सरकार ही बना ली थी उन्होंने, और किस प्रकार से उनके साथ अजीत पवार जी गए थे एनसीपी वाले, और उसके बाद वो कबड्डी खेलने के लिए गए और फिर वापस अपने जो एनसीपी है उसमें वापस चले गए। आज तक उस दर्द को नहीं भूल पाए देवेंद्र फडणवीस। एक हरा हुआ व्यक्ति वो करता है जो आज देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को देखिए, उनके लिए कितनी बड़ी दुविधा है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, जो मात्र 15 महीने के अंदर गिरा दी गई। जी हां, याद है ना आपको, मार्च 2020 में। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बनी थी नवंबर 2019 में, और अब हो गया है मार्च 2021, यानी कि 16 मार्च तो फिर हो गया। और ये बड़ी दिक्कत की बात हो रही है क्योंकि सरकार जो है वो अभी तक गिर नहीं पा रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं और पूरा जोर लगा रखा है जैसे कि कोई क्रिकेट मैच है, मगर जिसको उन्होंने 2020 समझा था, ये तो मतलब इंटरनेशनल मैच से भी आगे बढ़ गया है क्योंकि समय निकला जा रहा है। जी हाँ, ये तो टेस्ट मैच भी हो गया, लेकिन ये सरकार नहीं गिरा पा रही। ये सरकार इसलिए नहीं गिरा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बैठी है शिवसेना, और शिवसेना के साथ इनका गठबंधन। आज पता चल रहा है कि शिवसेना जो है उनके कारण ही ये सरकार चला पा रहे थे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को जो चपट पड़ी थी, जो तमाचा पड़ा था 3 दिन की सरकार बनाने के बाद, और जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सरकार के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले ही, मतलब सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया, और वो जानते थे कि उनके प्रति तो जो है बहुमत नो कॉन्फिडेंस मोशन ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि आज तक वे परेशान हैं। देखिए कि किस प्रकार से एक गाड़ी पाई गई एक व्यक्ति के घर के बाहर, उसकी इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे नाम के एक व्यक्ति को दी गई, और यहां पर जिस तरह की बातें, जिस तरह की कहानियां आ रही हैं, क्या ये कोई मुश्किल बात है? क्या ये ऐसा और पुलिस वालों ने किया नहीं? क्या देश के किसी भी राज्य में आप जाके देखेंगे तो क्या किसी पुलिस वाले ने गलत काम नहीं किया? पुलिस वाले ने अगर गलत काम किया तो पुलिस वाले के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब देखिए कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से जो जेलेटिन वहां पे मिला था, 2 केसेस हैं। एक जेलेटिन की पीस स्टिक्स वो वहां पे पाई गई उस गाड़ी में, इसीलिए कहा गया कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा खतरा है। कौन सा व्यक्ति? मुकेश अंबानी। और कमाल की बात यह है कि उस गाड़ी को पार्क किसने किया, सीसीटीवी फुटेज में आज तक ये नहीं आया। एंटिला में कोई सीसी जो टीवी है उस पे ये नहीं पता चल पाया कि वो वहां पार्क किसने करी, लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद कौन व्यक्ति वहां गया, क्या पहन के गया, बहुत सारी बातें आ गई। तो मुकेश अंबानी जी के सीसीटीवी जो है वो काम नहीं कर रहे थे केवल उस समय जिस वक्त वो गाड़ी वहां पार्क हुई। ये कहा जा रहा है क्या ये बताया जा रहा है, या मुकेश अंबानी जी ने इसको सिलेक्टिवली दिया? भाई ये तो आप सवाल उठेगा, मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी भले ही देश के एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, मगर हम भी जानते हैं कि वे हमारे प्रधानमंत्री जी को कितने
में, खास हमारे प्रधानमंत्री जी को चलाने वाले अडानी अंबानी में से वो एक है। और उनके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी हुई तो उस गाड़ी को कौन खड़ी करके गया इसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है सबकी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि उस व्यक्ति का जिसकी ये गाड़ी होती है उसका शव बरामद होता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी में तो बाद में आऊंगी कि हड़बड़ाई बौखलाई भारतीय जनता पार्टी है। देखिए कि ये पहला केस था जेलेटिन की जो 20 स्टिक्स थी, ये मैटर जो है ये मुंबई पुलिस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को दे दिया, ये देखते हुए कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो एटीएस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और दूसरा जो हिरेन मर्डर केस था, मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, वो वाला केस जो है वो भी एटीएस के पास था। अब ये दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई और इसमें कौन टपक के आया? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्यों आया? क्योंकि विपक्ष ने कहा। विपक्ष कौन? भारतीय जनता पार्टी। नेता कौन? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कौन? 3 दिन का मुख्यमंत्री, जिसको बेइज्जत होकर हटना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। और वो जो हार है ना, वो फेलियर, वो जो एम्बैरेसमेंट है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। आपने देखा कि पूरे कोविड काल में पूरे देश में हर जगह जहां पे भी जो भी विपक्ष में रहा, बड़े सकारात्मक रूप से सरकार को बताता रहा कहां पे क्या दिक्कतें हैं। मगर एक यहीं पर है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उन्होंने सकारात्मक क्रिटिसिज्म किया नहीं, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि सरकार में बनना है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को दिखाता वो मुखौटा कौन सा है? वही 3 दिन का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि सरकार को तोड़ो या फोड़ो, मगर सत्ता चाहिए। यह है भारतीय जनता पार्टी का सपना, यह है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, यह है भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र इच्छा। और सारी इच्छा शक्ति इसी में लगी रहती है कि सरकार कोई भी आए उसे गिराओ और सरकार में बन जाओ। क्योंकि अगर इस मैटर को आप देखेंगे तो एक किसी के घर के बाहर अगर इतना बड़ा एक जखीरा मिला है जेलेटिन स्टिक्स का, तो ये संवेदनशील मामला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर विपक्ष जो है वो कहता है कि इसमें जिस व्यक्ति सचिन वाजे का नाम आ रहा है उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकाल के ये बता रहे हैं, जैसे कि जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था वो सब कुछ इन्हें बता रहा है कि इसके आगे ये होगा, इसको ऐसे चोट लगेगी, इसको चोट जो लगी है उससे ये पता चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इन्हें सब कुछ पता है। जबकि एनआईए की एक रिपोर्ट में एनआईए के एक अधिकारी का जो वक्तव्य है वो मैं देख रही थी हिंदुस्तान टाइम्स में, और ये आज ही का है, अभी से 17 घंटे पहले का, 17 मार्च 2020 5:33 IST। और इसमें लिखा हुआ है कि वाजे जो है वो मुंबई पुलिस में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत अच्छा अधिकारी अभी भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे गलत काम कर सकते हैं ना। अब जब उसका नाम आया तो परमवीर सिंह जो मुंबई के कमिश्नर है उनको हटा दिया गया। इसमें क्या गलत किया मुंबई की सरकार ने, क्या महाराष्ट्र की सरकार ने? अगर किसी का नाम आता है उसके अधिकारी, उच्च अधिकारी को जवाबदेह बनाते हुए, जिम्मेदार बनाते हुए उनको हटा दिया जाता है, उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है। जबकि परमवीर सिंह महाराष्ट्र सरकार के खास बताए जा रहे थे। उधर देखिए देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो जानते हैं इसका मतलब कि मुंबई की पुलिस जो है वो काम नहीं करती। या तो ये होगा, ऐसा थोड़ा ही है कि जब वो सरकार में आते हैं तो वो दिखाए कि मुंबई पुलिस जो है वो देश की बेहतरीन पुलिस में है। मैं तो ऐसा आज भी मानती हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इसमें से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके आकाओं का उन पर दबाव है कि सरकार क्यों नहीं गिरा पा रहे। इसलिए अगर कोई अपराध हुआ है उस अपराध की तह तक जाना ये होता है जो पुलिस है उसका काम, एटीएस है उसका काम, या
अब एनआईए आ गया। एनआईए के पास अभी भी आपको बता दूं कि जेलेटिन वाला मैटर है। एनआईए के पास जो मनसुख हिरेन का मर्डर केस है वो अभी भी उनके पास नहीं है, वो एटीएस के पास है। लेकिन आपको यहां पे ये भी बता दूं कि सचिन वाजे जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खिलाफ अगर है तो जाइए उत्तर प्रदेश में, वहां के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी अरेस्ट करिए, उनके विरुद्ध कार्यवाही करिए। इतने सवाल आपके ऊपर उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है और जहां जहां जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी, मगर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक रह चुकी है और वो जानते हैं कि वो शिवसेना को कमजोर नहीं कर पा रहे, उस सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। और ये क्या कर रहे हैं, ये पहाड़ बना रहे हैं। आपने दीमक का वो छोटा वाला पहाड़ देखा ना, उसको मोल हिल कहते हैं। तो उसको, उस पॉलिटिकल दीमक के पहाड़ को ये हिमालय का पहाड़ बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर में जिस प्रकार से हुआ, कुछ नहीं निकला, उसी प्रकार से इसमें जो अपराधी है उसका अपराध सिद्ध होने की जरूरत है। जो मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है उसमें अपराधी को सजा मिलने की जरूरत है, मगर इनके जो मंसूबे हैं वो फेल है, भले ही कुछ भी कर ले। क्योंकि अगर आज आप जो गोदी मीडिया को देखेंगे तो हर गोदी मीडिया एक ही बात कह रहा है, एक ही तरह से सवाल उठा रहा है, और वो आपको बताता है कि पीएमओ से या सरकारी किसी ऑफिस से ऐसे लगता है जैसे सेम टू सेम डायरेक्शन सबको क्या है और सब एक ही बात को बोल रहे, कहीं पे कुछ और नहीं। तो एंगल भी वही, लाइन भी वही। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपना चेहरा दिखा रही है, अपना मुखौटा देवेंद्र फडणवीस वाला बता रही है कि डिस्टेबलाइज कैसे करे उन सरकारों को जो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि ये और कुछ नहीं कर सकते। ये दीमक है, ये केवल दीमक की तरह देश को खा रहे हैं और चुनी हुई संवैधानिक सरकारों को गिराने में तत्परता दिखा रहे हैं। मगर ये महाराष्ट्र है, यहां पर आपके भी आका हैं, आकाओं के आका, जिनके साथ आपने सरकार बनाई, और वही है जिनको आप 2002 से याद रखिए, ये शिवसेना आपके साथी है। मगर आज शिवसेना ने आपसे हटकर, आपको हटाकर जो सरकार बनाई है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, वहां पे आपको दिक्कत आ रही है। कांग्रेस तो फिर भी उसमें कोई बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन एनसीपी के साथ जो उन्होंने सरकार बनाई है उससे आपको दिक्कत हो रही है। मगर इस सरकार को गिराना आपके लिए आसान नहीं होगा, और देवेंद्र फडणवीस पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है और इस प्रेशर के तहत वो काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे कोरोना काल में कितना डिस्ट्रक्टिव काम किया देवेंद्र फडणवीस ने। फड़फड़ाए हैं भाई। नवंबर 2019 में रातों रात गवर्नर कोश्यारी जी, हमारे यहाँ के उत्तराखंड के, भाई आंख जो है वो झुक जाती है, सर झुक जाता है शर्म से कि किस प्रकार से उन्होंने एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार को शपथ दिलवाने के बजाय देवेंद्र फडणवीस का हाथ पकड़कर उनको शपथ दिलवाई। मगर इनको जो शपथ दी थी ना उस वक्त, वो जो चाल है, याद करिए उस चाल को। वो चाल क्या थी? वो शिवसेना की चाल जो थी वो एनसीपी के द्वारा खेली गई थी, और शरद पवार ने जो अजीत पवार को भेजा था इनके पास, और इन्होंने भरोसा कर लिया था कि ये सरकार बनाएंगे, मगर ऐसी खिल्ली इनकी उड़ी, ऐसी खिल्ली उड़ी कि ये उससे उबर नहीं पा रहे। और देवेंद्र फडणवीस भी गए होंगे ना हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, अमित शाह जी के पास, जेपी नड्डा जी के पास कि नहीं जी सरकार हमारी बन रही है, हम तो बना रहे हैं। उसके बाद 3 दिन के अंदर इनका इस्तीफा। इसलिए हर मुद्दे का ये जो है तिल का ताड़ बना देते हैं। तो ये जो तिल है ना, ये दीमक का खाया हुआ तिल है, ये राजनीतिक तिल है जिसको ये राजनीतिक ताड़ का रूप देना चाहते हैं, पर ये दे नहीं पाएंगे और दे नहीं पा रहे। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि
इनका चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने आए। इस वीडियो को इसलिए शेयर करिए ताकि ये याद रख सके भारत के लोग की किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, किस प्रकार से वो भड़बड़ा रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि 3 दिन लोग भूल जाते हैं। उन्हें याद कराइए कि 3 दिन के लिए ये सरकार बनाने चले थे और इनके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार थे जो आज एनसीपी में वापस चले गए और आज सरकार में बैठे हैं और किस प्रकार से इनकी खिल्ली उड़ी थी और उसी वजह से आज बौखलाए हैं। और एक और कारण जो मैंने आपको कहा, मध्य प्रदेश की सरकार जो है कांग्रेस की, वो 15 महीने में गिरा दी थी शिवराज सिंह चौहान ने और देवेंद्र फडणवीस ने सोचा था कि वो महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को 15 महीने से पहले गिरा देंगे, मगर 16 महीने हो चुके हैं, इसलिए ये भड़बड़ा रहे हैं, बौखला रहे हैं। जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास है तो शर्म आनी चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों को भी इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि कभी ये इनके मुख्यमंत्री थे और आज भारत के एक ऐसे पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को, मुंबई की पुलिस को, जो देश की बेहतरीन पुलिस फोर्स में मानी जाती है, उन पर ये सवाल उठा रहे हैं जबकि ये मुख्यमंत्री रह चुके। इसका मतलब इन्होंने पुलिस का गलत उपयोग किया। इसका मतलब अगर इन्होंने एनआईए का दखल मांगा और सेंटर ने किया तो बस वही किया जो आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, 15 महीने से, 16 महीने से आप देख रहे हैं ना, मुंबई में किस प्रकार से बार बार एनआईए जाती है, बार बार कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार, वहां की सरकार को, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, परंतु कर नहीं पा रही, पूरी कोशिश कर रही है, हद मचा रही है। याद करवाइए कि 16 महीने हो गए और 16 महीने में अमित शाह जी ने कितनी बार एनआईए भेजे, कितनी बार सीबीआई, ईडी सब कुछ छोड़ रखा है महाराष्ट्र की सरकार पर, छोटे छोटे मुद्दों को। ऐसे ये है, ऐसा चाहते थे आप। कई बार सवाल उठाते कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है मगर इनकी तरह मुखर होकर नहीं बोलते। आप चाहते हैं कि इनकी तरह हर तिल का ताड़ बना दें, हर झूठ को सच में बदलने की कोशिश करें और सच को झूठ में बदल दें। है अगर कुछ सच है तो उसे सच रहने दिया जाए, ना झूठ को सच, ना सच को झूठ बनाने की आवश्यकता है। और जो सरकार में होता है, सकारात्मक रूप से आप क्रिटिसाइज करिए, सकारात्मक रूप से आप विरोध करिए, मगर सत्ता में आने के लिए और महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए जो ये कर रहे हैं, कम से कम वो तो ना करें। मगर यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई। हम सावरकर की बात करते हैं, हम गोलवालकर, हेडगेवार वगैरह वगैरह की बात करते हैं, पर सच्चाई है ये हिंदुत्व की बात करते हैं। ये हिंदुत्ववादी भी नहीं है जिसके बारे में सावरकर ने किताब लिखी थी। ये सनातन पे भी विश्वास नहीं करते। ये केवल लोगों को विभाजित करके, लोगों को आपस में लड़वा कर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, खुद सत्ता में बैठे रहने के लिए हर कोशिश करते हैं। और यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, एकमात्र इनकी इच्छा है। मगर भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। इनके पिताजी बैठे हैं शिवसेना वाले महाराष्ट्र में, कैसे हटाएंगे ये उन्हें? उनके साथ साझा सरकार इन्होंने भी बनाई थी, तो आज क्या सरकार को गिरा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आने वाला वक्त दिखाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कभी भी सकारात्मक रूप से विपक्ष में नहीं बैठती, कभी भी सकारात्मक रूप से सत्ता में भी नहीं रहती, केवल लोगों को विभाजित करती है धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे। और इस बार ये नाकाम हो जाएंगे। उत्तराखंड का एक उदाहरण देती हूं। ये हिंदुत्ववादी सरकार ने 51 मंदिरों का अधिग्रहण करा है। और 51 मंदिरों का अधिग्रहण क्यों किया है? क्योंकि पैसे पे नजर है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी वाली जो होती है, ये कठपुतली होती है। केंद्र को कहती है कि एनआईए भेजो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, हम सरकार गिरा लेंगे, लेकिन हम सत्ता पे आ जाएंगे। और जहां सत्ता में होती है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ देवस्थानम बोर्ड बनाकर, मंदिरों का अधिग्रहण कर मास्टर प्लान बनाकर, वहां पे जितने लोग वहां के रहते हैं, मूल निवासी है, उनके घरों को नष्ट
अडानी अंबानी उनके गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। तभी तो एक आम आदमी मुकेश अंबानी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मेरे संविधान के हिसाब से वो वैसा ही है जैसा आप या मैं हूं, लेकिन उनके लिए सब कुछ करेगा। कुछ भी कर लो, सब कुछ करेगा, क्योंकि पैसा चाहिए और सत्ता में बने रहना है। अब की बार हार गई भारतीय जनता पार्टी अपने मंशा में, अपने इस ऑब्जेक्टिव में। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।